आप देख रहे हैं दर्पण स्टडी पॉइंट और मैं हूं आपका दोस्त रामनिवास अरुण। दोस्तों, 2 दिन के ब्रेक के बाद फिर हाजिर हैं आपके सामने। कुछ विशेष काम पड़ गया था बीच में, इस चक्कर में अब तक वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज का दोस्तों वीडियो है भारत का भूगोल के अंतर्गत कृषि। दोस्तों, सभी जानते हैं हम लोग कि भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है और इसकी जो मोस्ट ऑफ जो खेती है वो वर्षा पर आधारित है। लेकिन अब क्या है कि नदियों की जो कैनाल्स निकाली गई हैं, जो नहरें निकाली गई हैं, उन पर काफ़ी डिपेंड करती हैं कि नदियों में पानी तो तभी आएगा जब बारिश होगी, और बारिश तभी होगी जब अच्छा खासा मौसम बनेगा, पेड़ पौधे होंगे। तो दोस्तों, शुरुआत में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 1950 के समथिंग जो जीडीपी में हिस्सेदारी थी हमारी कृषि की, वो 49% के समथिंग थी, और आजकल रह गई है आई थिंक 17% मान के चलो, इतना समथिंग रह गई है। लेकिन अगर फिर भी अभी भी 70% से 65 से 70% के समथिंग कृषि जो है हमारे देश के युवाओं को या लोगों को रोज़गार प्रदान कर रही है। तो लॉकडाउन में भी आपने देखा कि अगर ये कृषि, क्योंकि सच्चा जो प्रहरी है, सच्चा प्रहरी या सच्चा हीरो जो है वो किसान है, और किसान के बाद सीधा हमारा जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा कर रहे हैं, जो हम इत्मीनान से सांस ले रहे हैं देश के अंदर, वो फ़ौजी भाइयों की तरफ से है। तो फ़ौजी भाइयों को सत सलाम, आदाब और सैल्यूट सभी को। और दोस्तों, जो कृषि है, कृषि के ऊपर टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन, भारतीय कृषि का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है के.बी. थॉमस, एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग या एम.एस. रंधावा। एम.एस. रंधावा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, एम.एस. रंधावा। तो भारतीय कृषि का जो इतिहास है एम.एस. रंधावा द्वारा लिखी गई है। इन्होंने हरित क्रांति के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, देश में कितने इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं? ऑप्शन है आपके 12, 17, 18 या 20। तो आपका आंसर हो जाएगा 20। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल, यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार, ये सर्वे कराता है हमारे देश में NBSS नाम का, जो NBSS नाम का जो एक नोडल एजेंसी है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे। ठीक, तो इसके अनुसार दोस्तों भारत को 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स, ठीक है, इसमें बांटा गया है, और 60 कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्र में विभाजित किया गया है। तीसरा क्वेश्चन, सेन गुप्ता और जी सदाशिव ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा है? ऑप्शन है 60, 20, 65 या 55। तो इसका आंसर हो जाएगा 60। सेन गुप्ता और रशियन भूगोलवेत्ता डॉक्टर गलीना सदाशिव के अध्ययन पर आधारित एक प्रबंध है, यानी मोनोग्राफ है, प्रकाशित हुआ, जिसमें भारत को 4 दीर्घ यानी मैक्रो और 11 बड़े यानी मेगा और 60 लघु माइक्रो कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन है PAU लुधियाना, B JNKV जबलपुर, C PAU पंतनगर या D RAU बीकानेर। तो दोस्तों जो है आपका आंसर वो हो जाएगा आपका C पंतनगर। पंतनगर भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थापित किया गया था। इसका उद्घाटन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 नवंबर 1960 को किया था दोस्तों। फिर इसका नाम भी चेंज हो गया था, फिर पंतनगर नाम से फेमस है ये पंतनगर विश्वविद्यालय। पांचवा क्वेश्चन, भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 सबसे बड़े उपभोक्ता,
दो सबसे बड़े उपभोक्ता कौन कौन से हैं? तो भैया देखो, इसमें भी कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी तो है ही, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन पंजाब और उत्तर प्रदेश, आंध्रा और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश, या पंजाब एंड हरियाणा। तो इसमें ऑप्शन तो सही नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम रिसेंटली का डाटा देखें तो जो पंजाब है, पंजाब का अगर हम फसल क्षेत्र देखें तो कम से कम 190.1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, यानी 190 किलोग्राम जो है एक हेक्टेयर में रासायनिक उर्वरकों की अधिक खपत होती है, किसमें? पंजाब राज्य में। वहीं पर आंध्र प्रदेश भी है। आंध्र प्रदेश में कितनी होती है? 138 केजी, ठीक है, प्रति हेक्टेयर। और पंजाब में 190 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और आंध्रा में है 138 केजी पर हेक्टेयर। तो ये दो राज्य हैं, ठीक है, ये दो राज्य हैं। तो इसका मतलब इसमें सॉरी आंसर हमारी टेक्निकल टीम ने गलत लिखा है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, इसमें पंजाब प्लस आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है। तो पंजाब जो है प्रति हेक्टेयर खपत करता है उर्वरक की, यानी फर्टिलाइजर्स की 190 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में, और आंध्रा जो करता है 138 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में। तो इसमें तीसरे नंबर पे हमारा यूपी भी आ जाता है, जिसमें 127 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करता है, ठीक है। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण भारत में कृषि उत्पादकता का क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन आपके तेलंगाना, विदर्भ, तमिलनाडु तट में, या केरल तट में। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु तट में। दोस्तों कर्नाटक, खासतौर से तमिलनाडु तट की बात करें तो इसमें कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, बिहार, पंजाब, हरियाणा गन्ना के प्रमुख उत्पादक राज्य भी हैं। और ये दक्षिण भारत में रबी की, अरंडी, खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतु में पाया जाता है। इसका मतलब अगर तमिलनाडु की बात करें, इसमें आंध्र प्रदेश भी आ जाता है, तमिलनाडु आ जाता है, कर्नाटक आ जाता है, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र के जिले आते हैं, यहाँ पर भूमि पाई जाती है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने वाले प्रदेशों में अग्रणी राज्य है? ऑप्शन ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब। पंजाब जो है वो अग्रणी देशों में है, क्योंकि वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कृषि भी हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कृषि भी हो रही है। जो अभी थोड़े साल पहले की बात है, जब किसान आंदोलन चला था, तो उसमें इसी बात को लेकर सबसे ज़्यादा शोर शराबा हुआ था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो किसानों के हित में नहीं है। और जबकि देखा जाए पंजाब में तो ऑलरेडी पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ठेकेदार पर। तो फिर ये बात समझ में नहीं आई हमें भी, लेकिन हो सकता है कि उसमें घाटा वगैरह हो रहा, तो इस वजह से ये प्रोटेस्ट चल रहा हो। तो बड़ा समय तक, यानी सबसे लंबे समय तक चलने वाला जो है बिना हिंसा के चलने वाला ये आंदोलन रहा हमारे इंडियन हिस्ट्री में, या हो सकता है वर्ल्ड की हिस्ट्री में रहा हो। अब वो अलग बात है कि किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन उसको उकसाने के काम तो बहुत सारे करे गए, लेकिन ओवरऑल सही रहा, किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। आठवां क्वेश्चन, एग मार्क क्या है? एग मार्क, तो एग मार्क क्या है? एक प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि या खाद्य पदार्थों द्वारा उत्पादों या पदार्थों पर लगाया जाता है। तो जिन उत्पादों पर एग मार्क लगा होता है ना, उनके बारे में आशा की जाती है कि वे उत्पाद जो हैं, प्रोडक्ट वो हैं, कुछ निर्धारित मानकों पर खरे उतरेंगे। ये मानक भारत सरकार के विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित होते हैं। एग मार्क का जो प्रयोग है ना, कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 द्वारा लागू होता है, जो कि 1986 में संशोधित भी किया गया था। वर्तमान में बात करें तो एग मार्क जो है मानक में 2005 विभिन्न जिन्सों के गुणवत्ता के दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिनमें दालें हैं, अन्न हैं, आवश्यक खाद्य तेल हैं, फल सब्जियां हैं, अर्ध प्रसंस्कृत उत्पाद जैसे बर्मी शैली आदि हैं। तो सरकार के पास खाद्य मंत्रालय द्वारा ये चिन्ह दिया जाता है। इस मार्क के मिल जाने से विक्रेता को अपने उत्पाद की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्रेता इस मार्क को देखकर ही उत्पाद की गुणवत्ता और शुद्धता पर विश्वास कर लेता है। ओके, सो विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय कृषि उत्पाद यानी श्रेणीकरण तथा मार्किंग अधिनियम 1937
जिसे 1986 में संशोधन किया गया था। किसके अंतर्गत कृषि तथा उससे संबंधित उत्पाद के प्रोत्साहन, मानकीकरण तथा श्रेणीकरण में लगा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या था कि ऑप्शन है उसकी गुणवत्ता गारंटी की मोहर, अंडा उत्पादन के लिए एक सहकारी समिति, अंडों की। तो ये तो आंसर हो जाएगा आपका पहला ही, गुणवत्ता की गारंटी देता है। नवा क्वेश्चन, हरित खेती क्या है? हरित खेती क्या है? हरित खेती ऑप्शन है आपके समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है भी, ठीक है ना। और बी है खाद्य फसलों, बागवानी एवं पुष्प कृषि पर जो, ठीक है। और सी है जैविक खेती में बागवानी पर। और डी है बागवानी बागवानी तथा पुष्प कृषि पर ध्यान केंद्रित करते समय कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का क्या बोलते हैं इसको बचाव करना चाहिए। तो ये है क्या भी हरित कृषि। हरित कृषि के बारे में जानकारी ले लें तो ये कहा गया है कि हरित कृषि में पहले तो उसका आंसर सुन लीजिएगा, समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति, समेकित प्रबंधन संसाधन, ठीक है। यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका इसमें। तो हरित खेती में जो है ना समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन समाहित है इसमें। तो हरित खेती वास्तव में संरक्षण कृषि है, मतलब प्रोटेक्टिव टाइप की है। हाल ही के दिनों में सब जो हरित खेती जो है विशेष रूप से चीन में बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया गया था। भारत में हरित खेती के विषय में धारणा का प्रतिपादन जो सबसे पहले स्वामीनाथन ने किया था। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, हरी खाद वाली फसलों में से किस में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? देखो भैया ऑप्शन है ग्वार, बोड़ा यानी लोबिया, सनई या ढेंचा। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये आंसर लोबिया है। लोबिया में आई थिंक 0.49% के समथिंग ये नाइट्रोजन पाई जाती है। उसके बाद ढेंचा है, उसके बाद सनई भी है। तो ये फसल करीब 85 से, यानी अगर ढेंचा में देखें तो 85 से 105 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्रदान करने की क्षमता रखती है। ढेंचा जो है वो हरी खाद की फसलों में सनई के बाद ढेंचा का प्रमुख स्थान है। इसे सभी प्रकार की मिट्टी जैसे ऊसर या लवड़ीय मिट्टी जहाँ जल निकास अच्छा हो, कम या अधिक वर्षा में सफलतापूर्वक पाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी है कि मतलब अपने खेतों में हरी खाद वाली, जैसे किसान भाई करते हैं ना कि ढेंचा बो दिया, और ढेंचा बोने के बाद क्या होता है कि उसको थोड़ा बड़ा हुआ 2-3 फीट का, उसको जुतवा दिया खेतों में, तो सड़ गल के फिर से वो हरी खाद बन जाता है ना। तो इस तरह से फिर लोबिया भी होता है, लोबिया, सनई है, ढेंचा है, ये हरी एक प्रकार से फसलें हैं जिनको मतलब क्या बोलते हैं हमारे किसान भाई मतलब उसमें उपयोग में लाते हैं, ठीक है। हरी, तो दोस्तों जो हरी खाद है ना, तो हरी खाद जो है कृषि में उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य की जाती है, ठीक। तो जो हमारा लोबिया था उसमें 0.49% नाइट्रोजन, और ढेंचा में 0.42%, और सनई में 0.43%, और ग्वार में 0.34% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, और आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि नए से नए वीडियो आप तक पहुंच सकें। आज की बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। और एक बात और कि कल आपको एक नया वीडियो ही मिलेगा एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड कई सारे दिनों से लोगों की फरमाइश आ रही थी कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड वीडियो डालिए, तो वो वीडियो बन गए हैं, तो वो आपको कल मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए दर्पण स्टडी पॉइंट। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।